गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। तो आइए जानते हैं लेखक के बारे में। मधुकर उपाध्याय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा अयोध्या में प्राप्त की थी। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में इन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खास तौर पर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय जी की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक समाचार पत्र लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। तो आइए उनके द्वारा लिखा गया पाठ हम लोग पढ़ते हैं। दिए जल उठे। ये आज़ादी से पूर्व की घटना है और जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, दांडी मार्च नमक कानून को लेकर के जो नमक कानून बनाया था अंग्रेजों ने, उस पर टैक्स लगाया था नमक पर, उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। उस पर आधारित ये पाठ है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। दिए जल उठे, लेखक मधुकर उपाध्याय जी। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। देखिए मानवीकरण है। बरगद पेड़ है, बड़ा विशाल वृक्ष है, पुराना वृक्ष है। तो लेखक ने बताया कि बूढ़े बरगद ने कौन सा दृश्य देखा था। वह दृश्य देखा था। रास गुजरात में अहमदाबाद में एक जगह का नाम है। क्या दृश्य देखा था? दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां पर भाषण नहीं देना था, तो वल्लभ भाई पटेल जी 7 मार्च को कहाँ पहुंचे थे? वो रास पहुंचे थे। और किस एक आंदोलन था दांडी मार्च, उसकी तैयारी के सिलसिले में रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, कुछ कहना नहीं था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, जनता ने उनसे कहा कि आप कुछ कहिए। 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? क्या आप आंदोलन के लिए तैयार हैं? सत्य के लिए आग्रह है। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। निषेधाज्ञा वो होती है जिसमें एक जगह पर 5 लोगों का इकट्ठा होना मना होता है। वो गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो कि पहले से जारी नहीं था, जो कानून उस समय वहां पर लागू नहीं था। उसके तहत पटेल को गिरफ्तार कर लिया वहां के स्थानीय कलेक्टर ने। और क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि उसको पूर्वाग्रह था, उसको गुस्सा था वल्लभ भाई पटेल के प्रति, क्योंकि पिछले आंदोलन में उन्होंने शिल्डी को, कलेक्टर शिल्डी के आदेश पर हुई, शिल्डी को उन्होंने भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत लाया गया। अब उनको पुलिस के पहरे में ले जाया गया बोरसद, वहां की अदालत ले जाया गया और उन्होंने वहां अपना अपराध कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 2 शब्द बोले। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे, क्योंकि कोई कानून तो उस समय लागू ही नहीं था जब उन्होंने संबोधित किया था जनता को। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। तो सजा के तौर पर क्या हुआ पटेल के साथ? वल्लभ भाई पटेल को 500 रुपए का जुर्माना लगा और 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती जेल ले जाने के लिए क्या पड़ता था? रास्ते में साबरमती आश्रम पड़ता था।
आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, गांधी जी से जुड़ा हुआ है साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना मिल गई थी कि उनको जेल ले जाया जा रहा है। ये सूचना गांधी जी तक पहुंच गई थी। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उनके साबरमती जेल ले जाने की सूचना मिल गई थी। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, कि वो दांडी कूच की डेट चेंज कर सकते हैं और पहले भी रवाना हो सकते हैं, पहले भी उस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, आश्रम में एक एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो वहां पर जितने भी लोग आश्रम के पास इकट्ठे थे, वो ये अनुमान लगा रहे थे, कोशिश में थे कि बोरसद से मोटर कार से आ रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, तो साबरमती जेल पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी, उन्होंने अनुमान लगाया कि बोरसद से इतने बजे चले हैं तो इतना समय लग जाएगा। गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सारे आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था, अनुमान था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। पुलिस वाले वहां मोटर को रोकेंगे नहीं, भीड़ इकट्ठा है। लेकिन मोटर रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का बहुत रौब था, बहुत प्रभाव था पुलिस पर, जनता पर, सब पर। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर मिले। एक छोटी सी मुलाकात हुई, एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल में कार में बैठते हुए आश्रम वासियों गांधी से कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। तो इस पाठ में जिस आंदोलन की बात कही गई है, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। कोई भी बड़ा आंदोलन केवल एक व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं होता। इस काम में हजारों लाखों लोगों की मेहनत की आवश्यकता होती है। पटेल इस आंदोलन के मुख्य नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से वो आंदोलन रुकने वाला नहीं था। उनको पता था कि उनकी अनुपस्थिति में जब वो जेल जा रहे हैं, तो गांधी जी समेत बाकी नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए जब पटेल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी, आलोचना की गई थी कि कैसे उनको कोई मुकदमा नहीं चलाया और उनको जेल कैसे भेज दिया गया। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। तो मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करना उनके बोलने की, अपने भावों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है, जबकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण, नजीर मीन्स उदाहरण, भारत सरकार उस समय क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पेश कर रही है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, गंभीर होंगे। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। और पटेल को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, उस समय वो लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। अब हमको ये देखना है कि आपको पाठ आगे बढ़ाने से पहले ये बताना है कि अब्बास तैयब जी कौन थे, क्योंकि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। अब्बास तैयब जी 1875 में वकालत की पढ़ाई करके हिंदुस्तान लौट आए थे। 1893 में बड़ौदा स्टेट के चीफ जस्टिस बने थे। फिर रिटायर होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब्बास जी जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए थे और आप बोहरा मुस्लिम थे। तो पहले वो गांधी जी के खास समर्थक नहीं थे, गांधी जी का समर्थन नहीं करते थे। बाद में जलियांवाला बाग कांड के बाद वो उनके अनुयायी बन गए थे। तो फिर अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। और गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में यदि गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते
तो कूच की अगुवाई कर सके ताकि आंदोलन के समर्थन कर सके और आगे आ सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। लोगों ने सोचा था कि गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय के लोग कौन थे? दरबारी लोग रियासतदार होते थे, उनका जीवन ऐशो आराम में कटता था, फिर भी वे सब कुछ छोड़कर रास में रहने के लिए चले आए थे। तो दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर से उल्लेख किया है। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, ऐशो आराम की उनकी जिंदगी थी, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था उनके पास। लेकिन ये लोग गांधी जी के प्रभाव के कारण, गांधी जी के सम्मान के कारण, गांधी जी का अनुसरण करने के कारण ये लोग सब कुछ छोड़कर रास में आके बस गए थे। गांधी जी ने कहा था कि इनसे आप त्याग और हम हिम्मत सीखें। गांधी जी ने इसलिए कहा था ये वाक्य कि आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि जिसके पास सब कुछ हो और वो छोड़ करके अपनी सुख सुविधा, अपना ऐशो आराम, अपना रुपया धन सब छोड़ करके कहीं अलग उनके आदर्शों का पालन करने लगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसके पास है नहीं वो क्या त्याग करेगा? असली हिम्मत तो उसके पास होती है जो सब कुछ त्याग करके, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके देश के लिए जिसने सब त्याग कर दिया था और बिल्कुल साधारण जीवन जीने लगे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा के पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता, अर्थात एक रात जगना पड़ेगा। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, प्रयाण किसे कहते हैं? यात्रा की कठिनतम घड़ी में, बहुत कठिन घड़ी है, इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात में लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, नदी पार करनी थी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि आप राष्ट्र के मुख्य सेवक हैं, प्रमुख सेवक हैं, फिर भी मैं अपनी यात्रा में थोड़ा भी विलंब नहीं कर सकता, विराम नहीं दे सकता, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। लोगों में नाराजगी थी अंग्रेज सरकार के प्रति। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। जहां पर ब्रिटिश सरकार का राज था वहीं से वे अपने यात्रा को शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही ही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। जो आंदोलन में शामिल थे लोग, वो गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके, टेंट में रुके। रास की आबादी लगभग 3000 थी। बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी, 3000 आबादी थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। 3000 वहां की आबादी थी और उस समय उनकी जो सभा उन्होंने की थी उसमें 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली। उन्होंने जनता को संबोधित करके कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो 3 माह की सजा मिली है वो इसलिए मिली कि वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख कहा और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी
गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। कुछ इतने स्वार्थी लोग हैं कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब है अंग्रेज सरकार की नौकरी करना। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं उनको भूल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? अंग्रेजी सरकार लगातार गांव में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही थी, उनका टैक्स बढ़ा रही थी। तो उन गांधी जी का कहना था कि कब तक आप उनको अपने को चूसने में योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंख खुली नहीं? गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। राज सरकार को खुली चुनौती देते उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोह को तो राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रास्ते चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। जो भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे थे दांडी मार्च में, तो वो शाम को 6 बजे चले और 8 बजे तक कनकापुरा पहुंच गए थे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करें। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने, एक वृद्ध महिला थी जिसकी उम्र 105 साल थी, गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर के जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था। वो जनता को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुशासन का जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस शासन में रंक से राजा तक सब दुखी हैं, गरीब अमीर सभी दुखी हैं, क्योंकि हम दूसरे के नियंत्रण में हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार हैं। तो जो रियासतदार लोग हैं, जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, उनके नियंत्रण में हैं, तो वो राजा महाराजा को जैसे ही निर्देश देते हैं, जैसे ही आदेश देती हैं, वो वैसे ही काम करने को तैयार रहते हैं। ये राक्षसी राज है, इसका संहार होना चाहिए, इसका नाश होना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण ये प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी, सड़कें बहुत रेतीली थी, रेती ही रेत थी, तो ये प्रस्ताव रखा गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी जी ने इसे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। ये पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। ऐसा माना जाता था पहले कि जो भी अपनी धार्मिक यात्रा पर निकलता है वो पैदल ही यात्रा पर निकलता है, क्योंकि रास्ते में जितने लोग मिलते हैं उनके कष्टों को जानते हुए, उनकी परेशानियों को जानते हुए ऐसे लोग उनकी सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब वास्तविक धर्म यात्रा होती है। आज की तरह नहीं है कि हवाई जहाज से गए और यात्रा दर्शन की और लौट आए, उसके बाद पिकनिक की तरह एंजॉय किया। ऐसी धर्म यात्रा नहीं होती है। तो गांधी जी ने कहा कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा भी वर्ग था, जो शासन करने वाले थे उनमें एक ऐसा वर्ग था जिन्हें लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। दांडी मार्च इसलिए किया था गांधी जी ने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, इतिहास में पढ़ा हुआ, कि कानून पर, नमक पर टैक्स लगा दिया था सरकार ने और गरीब जनता के लिए नमक तक महंगा हो गया था। उस कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने। दांडी एक गांव का नाम है जो गुजरात में है। तो समुद्री पानी
नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे। गांधी जी ने कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। एक वर्ग तो ये मान रहा था कि गांधी जी अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, और दूसरा वर्ग ऐसा था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि गांधी जी अचानक और चुपके से कोई काम करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक के भंडार हटा दिए थे और उन्हें नष्ट कर दिया था ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा से गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया गया, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े, क्योंकि कीचड़ और दलदल में चलना बहुत कठिन काम था। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर पैदल चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। ये धर्म यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी का कहना था, ये मेरे लिए धर्म यात्रा है और मैं, जैसा कि पहले कह चुका हूं, कि मैं इसे चलकर पूरी करूंगा, तभी ये सफल हो पाएगी। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आराम करने के बाद आधी रात का इंतजार किया उन्होंने। आधी रात को इंतजार करते हुए मही के तट पर बहुत अंधेरा था, और उस अंधेरी रात में एक मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां भजन गा रही थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो बल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। तो वो मगन होकर के गा रहे थे, गीत की पंक्तियां थी ये, दांडिया रास कहकर इसको संबोधित कर रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज वो जिन्होंने श्री राम को नदी पार कराई थी, तो उनको निषाद राज के नाम से संबोधित किया गया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। ना तो वहां पर बिजली थी, ना ऐसा कोई जनरेटर था जिससे लाइट ही लाइट हो। लोगों के हाथ में एक एक दिया था। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथ में दिए थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी इस आंदोलन में लोग शामिल हुए थे, सबके हाथ में एक एक दिया था। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था, तो दोनों तरफ दिए ही दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी, और आसपास के लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी वहां पर चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव पर पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे कौन चला रहा था? रघुनाथ काका। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। जो एक तट से लोग आवाज लगा रहे थे, गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, वैसी आवाजें वहां से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो। पहाड़ की घाटी यहाँ क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर यदि आप अपने मुंह से कोई आवाज निकालते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर एक तरफ से लोग जयकार कर रहे थे इन लोगों की, और उधर से दूसरी तरफ से भी लोग वही जयकार कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल की, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की। तो ऐसा लग रहा था कि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही हो। महिसागर के दूसरे तट पर भी कोई स्थिति अलग नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन थी। ये पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर रात 1 बजे उस पार पहुंचे गांधी जी, और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लोग लेकर खड़े थे, दिए उनके हाथ में थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। गांधी जी के पीछे जितने सत्याग्रही थे उनको भी नदी को पार करना था। शायद उन्हें पता था
कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो ये था पाठ दिए जल उठे, जिसमें गांधी जी के दांडी मार्च की चर्चा की गई है, सत्याग्रहियों की चर्चा की गई है और बताया गया है कि कैसे लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी आंदोलन को सफल कर सकते हैं। तो लेखक थे इसके मधुकर उपाध्याय जी।